नमस्कार, मैं प्रसून कुमार सिंह, प्रवक्ता हिंदी, जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान रामपुर कारखाना देवरिया उत्तर प्रदेश। विराम चिन्हों पर आधारित आज के इस एजुकेशनल वीडियो में आप सभी का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं। यहाँ पर इस वीडियो से संबंधित लर्निंग आउटकम्स को संक्षेप में उल्लिखित किया गया है। आप उन्हें एक निगाह में यहाँ पर देख सकते हैं। इस वीडियो में विराम चिन्हों से संबंधित किन किन बिंदुओं पर चर्चा की जाएगी, उनको भी यहाँ पर सूचीबद्ध किया गया है। आप उन्हें भी एक दृष्टि में यहाँ पर देख सकते हैं। अब आइए विराम चिन्ह के अर्थ एवं परिभाषा की बात करते हैं। इसे हम कुछ उदाहरणों के माध्यम से समझने का प्रयास करते हैं। हम सड़क यातायात के दौरान प्रायः देखते हैं कि सड़क के किनारे कुछ होर्डिंग्स लगी होती हैं जिन पे यातायात संबंधी जरूरी दिशा निर्देश लिखे होते हैं। कई बार हमने इस तरह का भी वाक्य देखा है, हेलमेट जरूरी न समझे मजबूरी। तो यहाँ इस वाक्य में अगर सही जगह पर सही विराम चिन्ह का प्रयोग नहीं हुआ तो अर्थ का अनर्थ हो जाता है। जैसे दूसरे वाक्य में देखिए, हेलमेट जरूरी न समझे मजबूरी। और तीसरे वाक्य में देखिए, हेलमेट जरूरी न समझे मजबूरी। दोनों वाक्यों के अर्थ में क्या आपको कुछ अंतर नजर आ रहा है? जी हां, जो दूसरा वाक्य है उसमें लग रहा है कि हेलमेट को जरूरी बताया गया है और इसे मजबूरी न समझें, जबकि तीसरे वाक्य में इस अर्थ की प्रतीति हो रही है कि हेलमेट जरूरी न समझें, मजबूरी है। तो सिर्फ विराम चिन्हों का स्थान मात्र बदल देने से पूरा अर्थ ही विपरीत हो जाता है। यह है विराम चिन्हों की भूमिका। हम दूसरा उदाहरण देखते हैं। रोको मत जाने दो लिखा है, किसी भी विराम चिन्ह का प्रयोग नहीं है। लेकिन देखिए दूसरे वाक्य में, रोको मत जाने दो। तीसरा वाक्य, रोको मत जाने दो। तो यानी दूसरे वाक्य में रोकने को कहा जा रहा है, जबकि तीसरे वाक्य में नहीं रोकने को कहा जा रहा है। और यह पूरा अर्थ विपर्य जो है केवल विराम चिन्हों का स्थान मात्र बदल देने के कारण है। तो यह है किसी भाषा या किसी वाक्य के अर्थ निर्धारण में विराम चिन्हों की भूमिका। उपर्युक्त दोनों उदाहरणों के तीनों वाक्यों में शब्द समान होने के बावजूद भी अर्थ अलग अलग हैं, जो कि विराम चिन्ह के प्रयोग के परिणाम स्वरूप हैं। विराम का शाब्दिक अर्थ है ठहराव या रुकना, अर्थात वे चिन्ह जो वाक्यों में रुकने की उचित मात्रा व स्थान को इंगित करते हैं विराम चिन्ह कहलाते हैं। साथ ही विराम चिन्ह वाक्य में निहित भावों व विचारों को भी स्पष्ट करते हैं। दूसरे शब्दों में वे चिन्ह जो किसी वाक्य, गद्यांश अथवा पद्यांश में रुकने की उचित मात्रा व स्थान को इंगित करते हैं, साथ ही उनमें निहित भावों व विचारों को भी स्पष्ट करते हैं, विराम चिन्ह कहलाते हैं। अर्थात विराम चिन्ह के दो कार्य हैं कि किसी वाक्य को बोलते समय कब, कहाँ, कितना रुकना है यह बताना। दूसरा, उस वाक्य में निहित भाव, विचार या उसके आशय को और अधिक स्पष्ट बना देना और अधिक संप्रेषणीय बना देना। विराम चिन्हों का महत्व एवं उपयोगिता। विराम चिन्ह दो दृष्टियों से अत्यंत महत्वपूर्ण एवं उपयोगी हैं। सही बलाघात एवं अनुतान के लिए,
दूसरा, अर्थ, विचार, भाव में स्पष्टता लाने के लिए। सही बलाघात एवं अनुतान का तात्पर्य यह है कि वाक्य को पढ़ते समय यथोचित गति, गति मतलब प्रवाह, यति मतलब विराम, रुकना, आरोह अवरोह, आरोह मतलब चढ़ाव, अवरोह मतलब उतार, और किस शब्द पर कितना बल देकर बोलना है, ये सारी चीजें आती हैं। कहने का तात्पर्य यह है कि जब हम किसी वाक्य को बोलते हैं तो हमें कब किस गति से चलना है, कहाँ रुकना है, कितनी देर तक रुकना है, और कहाँ हमें उतार के साथ पढ़ना है, चढ़ाव के साथ पढ़ना है, और किस शब्द पर कितना बल देना है, यह भी विराम चिन्हों के द्वारा निर्धारित होता है। और दूसरी इसकी महत्वपूर्ण भूमिका है कि किसी वाक्य में निहित भावों और विचारों को और अधिक स्पष्ट बनाना। तो आप इसको उदाहरण से देखिए। जैसे उदाहरण में दो वाक्य लिखे गए हैं, वह गया, वह गया, दोनों में दो ही शब्द हैं, वह गया, और दूसरे वाक्य में वह गया, लेकिन एक के अंत में पूर्ण विराम लगा है, दूसरे के अंत में प्रश्नवाचक चिन्ह लगा है, इसलिए पहला वाक्य विधेयवाचक है जबकि दूसरा प्रश्नवाचक है। तो यानी यहाँ पे देखिए आरोह अवरोह गति यति कैसे बदलती है और भाव कैसे पता चलता है। पहले में है बताने का भाव परिलक्षित हो रहा है, जबकि दूसरे में पूछने का भाव परिलक्षित हो रहा है। और पहले को हम पढ़ेंगे वह गया, और दूसरे को पढ़ेंगे वह गया, तो सिर्फ बोलने के लहजे मात्र से स्पष्ट हो जा रहा है। वह गया, दो शब्द बोलना है आपको, वह और गया, एक बोलिए वह गया, एक बोलिए वह गया। तो पहले में बताने का भाव स्पष्ट हो रहा है और दूसरे में पूछने का। और यह कैसे पता चलता है कि हमें किस वाक्य को कैसे पढ़ना है? विराम चिन्हों के प्रयोग से। और अगर अंत में वह गया के बाद प्रश्नवाचक चिन्ह लगा हो तो हम पूछेंगे वह गया। अब देखिए विराम चिन्हों के प्रकार। हिंदी में प्रयुक्त होने वाले प्रमुख विराम चिन्ह निम्नलिखित हैं: पूर्ण विराम, अल्प विराम, अर्ध विराम, प्रश्नवाचक चिन्ह, विस्मयादिबोधक चिन्ह, उपविराम, योजक चिन्ह, निर्देशक चिन्ह, विवरण चिन्ह, लाघव चिन्ह, उद्धरण चिन्ह और कोष्ठक। यहाँ पर इस स्लाइड में इन सभी विराम चिन्हों के अंग्रेजी में भी नाम लिखे गए हैं और उसके बाद इनके चिन्ह बनाए भी गए हैं कि ये विराम चिन्ह बनते कैसे हैं। आप इन्हें ध्यान से देखें और इसे याद रखें। यहाँ पे हमने ढेर सारे विराम चिन्हों का नाम लिखा था, लेकिन अब हम परिचय उन्हीं का देंगे जो हमारे पाठ्यक्रम में हैं। तो आइए सबसे पहले हम अल्प विराम की बात करते हैं। जैसा कि हम जानते हैं अल्प का अर्थ होता है थोड़ा और विराम का अर्थ होता है रुकना। यानी अल्प विराम का प्रयोग वहाँ होता है जहाँ थोड़ी देर तक रुकने की आवश्यकता हो। जहाँ भी भाव और विचार के प्रभावशाली संप्रेषण के लिए थोड़ी देर तक रुकना अभिष्ट हो, वहाँ पे अल्प विराम का प्रयोग होता है। जैसे भागो भागो आग लग गई, भागो के बाद हम रुक रहे हैं, भागो भागो आग लग गई, तो थोड़ी देर तक रुके हैं दोनों भागों के बाद, यहाँ अल्प विराम का प्रयोग होगा। इसके प्रयोग की अन्य भी दशाएं हैं। जैसे वाक्य में जब दो से अधिक पदों के बीच संयोजक अव्यय और को तथा, एवं इत्यादि भी कहते हैं, तथा एवं भी कहते हैं। तो जहाँ पर और, तथा, एवं की गुंजाइश हो तो अंतिम पद के पूर्व और, तथा, एवं लगता है, लेकिन अन्य पदों के मध्य अल्प विराम का प्रयोग होता है। जैसे राम ने आम, सेब, केला तथा संतरा खाया, तो अंतिम पद है संतरा, उसके पहले हमने तथा या और या एवं का प्रयोग किया। लेकिन जो अन्य है पद जो एक ही तरह के हैं, आम, सेब, केला, इनके बीच हम क्या कर रहे हैं? अल्प विराम या कॉमा का प्रयोग कर रहे हैं। इसी प्रकार दूसरी स्थिति क्या है इसके प्रयोग की? किसी उद्धरण के पूर्व अल्प विराम का प्रयोग होता है। उद्धरण मतलब किसी का हूबहू कथन, स्टेटमेंट। तो जैसे यहाँ देखिए बापू ने कहा करो या मरो, तो करो या मरो बापू ने कहा के बाद हमने अल्प विराम का एक प्रयोग किया है। आप यहाँ देख सकते हैं कि यहाँ पर अल्प विराम का प्रयोग हुआ है। इसी प्रकार किसी वाक्य में हाँ और नहीं के बाद भी अल्प विराम का प्रयोग होता है। जैसे हाँ फिर अल्प विराम, वह चला गया, नहीं मुझे नहीं खाना है।
अर्धविराम जहाँ अल्प विराम से ज़्यादा एवं पूर्ण विराम से कम ठहरना हो वहाँ अर्धविराम के चिन्ह का प्रयोग होता है। जैसे मैंने परिश्रम किया है, मुझे अवश्य ही अच्छे अंक मिलेंगे। सूर्यास्त हो गया, लालिमा का स्थान कालिमा ने ले लिया। अब देखिए, प्रायः दो उपवाक्यों को जोड़ने के लिए संयोजकों के प्रतिस्थानी के रूप में अर्धविराम का प्रयोग होता है। संयोजकों यानी जोड़ने वाले, जैसे तथा, एवं, और, इसलिए, क्योंकि। तो अब देखिए, मैंने परिश्रम किया है इसलिए मुझे अवश्य ही अच्छे अंक मिलेंगे, यह भी हो सकता था। देखिए, मैंने परिश्रम किया है इसलिए मुझे अवश्य ही अच्छे अंक मिलेंगे। यहाँ इसलिए शब्द की गुंजाइश थी, लेकिन उस गुंजाइश को अगर खत्म करना हो तो हम अर्धविराम से कर सकते हैं। यहाँ हमने अर्धविराम का प्रयोग किया और कुछ ऐसा ही प्रयोग इस दूसरे उदाहरण में भी है। पूर्ण विराम। पूर्ण विराम का अर्थ है पूरी तरह से रुकना। पूर्ण का अर्थ है पूरी तरह, विराम का अर्थ है रुकना। जब वाक्य पूर्ण हो जाता है तो अंत में पूर्ण विराम चिन्ह का प्रयोग होता है। जैसे राम खाना खाता है, मोहन विद्यालय जाता है, मोहन राम का दोस्त है। यहाँ तीनों वाक्य पूर्ण है और पूर्ण वाक्य अंत में पूर्ण विराम का प्रयोग हुआ है और यहाँ आपको आराम से रुकना है। प्रश्नवाचक चिन्ह। जिन वाक्यों में प्रश्न पूछने का भाव निहित हो उनके अंत में प्रश्नवाचक चिन्ह लगता है। जैसे क्या तुम खा चुके हो, आप कहाँ रहते हैं, वह कैसे गया। यह सब प्रश्न है। इन सब वाक्यों में प्रश्नवाचक सर्वनाम का भी प्रयोग हुआ है, क्या, कहाँ, कैसे। तो यहाँ पर प्रश्नवाचक चिन्ह का प्रयोग होगा। विस्मयादिबोधक चिन्ह। विस्मयादिबोधक चिन्ह का प्रयोग आश्चर्य, हर्ष, विषाद, घृणा, लज्जा व संबोधन इत्यादि के भाव को व्यक्त करने के लिए किया जाता है। विस्मय को आश्चर्य भी कहते हैं। जैसे आश्चर्य का भाव व्यक्त हो रहा है, अरे तुम कब आए, तो आश्चर्य हो रहा है, यहाँ आने की उम्मीद नहीं थी और आ गए, क्या सरप्राइज है भाई। हर्ष, वाह मजा आ गया। शाबाश, तुमने तो कमाल कर दिया। विषाद यानी दुख के अर्थ में इसका कहाँ प्रयोग होता है, हाय यह तो अनर्थ हो गया। घृणा, छी छी कितना गंदा है, तो यहाँ पे घृणा या जुगुप्सा का भाव व्यक्त हो रहा है। लज्जा, हाय राम मैं तो शर्म से पानी पानी हो गई। यहाँ जो है लज्जा का भाव व्यंजित हो रहा है। और संबोधन, हे राम, बुलाने का भाव, किसी को पुकारने का भाव। मोहन जरा यहाँ आओ, तो यहाँ संबोधन के लिए विस्मयादिबोधक चिन्ह का प्रयोग हुआ है। उद्धरण चिन्ह, इसे अवतरण चिन्ह भी कहते हैं। जहाँ किसी के वाक्य, किसी के कथन, किसी के स्टेटमेंट को हम हूबहू कॉपी और पेस्ट करते हैं, वहाँ वाक्य की शुरुआत और अंत में इसका प्रयोग होता है। जैसे तुलसीदास ने कहा, कहा के बाद अल्प विराम लगाएंगे, पीछे भी बता चुका हूँ। फिर उनका कथन क्या था, पराधीन सपने हूँ सुख नाही। तो इस कथन को हमने उद्धरण चिन्ह में लिखा है, यानी दोनों तरफ आप देखेंगे ऊपर की तरफ कॉमा लगे हुए हैं और इसे ही उद्धरण चिन्ह कहते हैं। सुभाष चंद्र बोस ने कहा, तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा। यहाँ पे भी हमने उनके वाक्य को हूबहू कट एंड पेस्ट किया, तो इसलिए यहाँ पे उद्धरण चिन्ह का प्रयोग किया है। अगर हम इसको जो है डायरेक्ट स्पीच की बजाय इनडायरेक्ट स्पीच में बदल देते तब हम उद्धरण चिन्ह का प्रयोग नहीं करते। अगर हमें कहते कि सुभाष चंद्र बोस ने कहा कि हम उन्हें खून दें और वे हमें आज़ादी देंगे, तो यहाँ पर हमने उनके वाक्य को अपने अनुसार बदल दिया है, हूबहू प्रस्तुत नहीं किया, इसलिए उद्धरण चिन्ह यहाँ नहीं लगेगा। लेकिन जब हम हूबहू एज इट इज़ किसी के वाक्य को कट और पेस्ट करते हैं, कॉपी पेस्ट करते हैं, तो वहाँ पे हम उद्धरण चिन्ह का प्रयोग करते हैं। तो इस प्रकार से आपके पाठ्यक्रम में निहित विराम चिन्हों पर आधारित यह वीडियो पूर्ण हुआ और मुझे उम्मीद है आपको पसंद आया होगा और आपने इतना कीमती समय दिया और रुचि और ध्यान के साथ देखा, इसके लिए आप धन्यवाद के पात्र हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।